हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 8th क्लास की साइंस जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है। और उसका पहला पार्ट जो है, पहले चैप्टर का पहला पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। आज हम दूसरा पार्ट कंप्लीट कराएंगे। हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। तो हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या सीखा था कि खरीफ फसलें कौन सी होती हैं, रबी फसलें कौन सी होती है। तो हमने बताया था कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून से लेकर सितंबर तक, वो हमारी खरीफ फसलें होती हैं। और रबी फसल हमारी वो होती है जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। ये उनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है। फिर हमने आधारित फसल पद्धतियां पढ़ी थी। ठीक है। कृषि पद्धतियां हमने पढ़ी थी। कृषि पद्धतियां जो है वो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा था कृषि पद्धतियों में। कुल हमने 7 पॉइंट पढ़े थे। 7 पॉइंट में से हमने 2 पॉइंट जो है आपको क्लियर करा दिए थे, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब बाकी के पॉइंट आज हम देखेंगे। तो सातों के सातों पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। जब हम मतलब बुआई करते हैं, कृषि करते हैं, तो इन सातों पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला पॉइंट होता है मिट्टी तैयार करना। दूसरा पॉइंट होता है बुआई। तीसरा पॉइंट होता है खाद और उर्वरक देना। फिर हम सिंचाई करते हैं। फिर हम खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। फिर हम कटाई करते हैं। फिर उसका हम भंडारण करते हैं। तो मिट्टी तैयार करना जो है वो हमने सीखा था। अब मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या हम करते हैं, कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि कृषि औजार हमारे उन्हीं से हम मिट्टी तैयार करते हैं। जैसे हल हुआ, ठीक है, कुदाली हुई, ये हम इनसे हम मिट्टी तैयार करते हैं। कल्टीवेटर हुआ, आधुनिक पद्धति जो है, आधुनिक जो हमारा सिस्टम है उसको यूज कर रहा है कल्टीवेटर का। हल और कुदाली, ये हमारे मैनुअली करना पड़ता है, हाथ से करना पड़ता है। इसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम भी लगता है। पर ये जो हमारा कल्टीवेटर है, इससे हमारी श्रम की बचत होती है। ठीक है। ये एक ट्रैक्टर में पीछे लगा दिया जाता है। फिर हमने बुआई पढ़ा था। बुआई में हमने परंपरागत औजार पढ़े थे। ठीक है। उसमें कीप का हम यूज करते थे। लेकिन आजकल हम किसका यूज कर रहे हैं, बीज डालने के लिए, बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीजें पढ़ी थी। आज हमारा तीसरा पॉइंट है खाद और उर्वरक देना। ठीक है। खाद और उर्वरक कैसे मिलाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। हमने कल पढ़ा भी था खाद और उर्वरक देने की आखिर आवश्यकता क्या होती है। तो ये आवश्यकता, हमारी मेन आवश्यकता ये होती है कि भाई हम लगातार किसी जगह पे, एक हमारी पर्टिकुलर हमारा खेत है, उसी खेत में हम हर बार खेती करते रहते हैं। तो भाई हमारे पास हमारा जो खेत होगा उसी में तो हम खेती करेंगे। तो जितनी बार भी हम खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी की जो पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे पेड़ों को पहुंचते जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है। उन्हीं खनिज को पूरा करने के लिए हम खाद और उर्वरक का मिलाते हैं। ठीक है। खाद और उर्वरक को मिलाते हैं। फिर ये जो है, ये आप इनको देख सकते हो, ये है बुझो। ये क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, पहली कभी आंसर देती है, कभी पहली पूछती है। तो बुझो कह रहा है मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते हैं। मतलब इसलिए कह रहा है कि मैंने खेत देखा, वहां पे कुछ पौधे कमजोर थे। तो पौधे कमजोर होने का कारण ये था कि वहां पर उसको आवश्यक, उसको जो जितने भी पोषक तत्व चाहिए थे वो मिल नहीं पा रहे थे, उस वजह से कमजोर था। एक उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई जानवर भी ले सकते हो। उसको जितना भोजन चाहिए, जितने पौष्टिक आहार चाहिए, उसको अगर वो मिल नहीं रहा है तो वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है। ठीक है। हम खाना खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं, ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों को क्या चाहिए होती है, उर्वरक चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है। ये सब चीजें उनको चाहिए होती है, जल चाहिए होता है। ठीक है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। तो मिट्टी से क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। खनिज पदार्थों में हमारा क्या आता है, फास्फोरस आता है, ठीक है, और सल्फेट आता है, पोटेशियम आता है, ये सारी चीजें आती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आपको एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पे हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वहां पे टिक लगाते जाते हैं, ताकि आप जब भी ये पीडीएफ लो, ठीक है, हम आपको प्रॉपर, जिसमें कोई भी टिक नहीं होगा वो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। बुक की पूरी बुक प्रोवाइड कराते हैं, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट हम टिक लगा रहे हैं आपकी बुक में, वो भी अगर आपको चाहिए तो इन सब चीजों के लिए आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पे जाना है, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। लेकिन आपको ये नहीं डालना, आपको डालना है जो जस स्टडी। जो जस स्टडी डालोगे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है। तो क्या करना है, या पोषक पौधों के लिए
पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल जो है उगाता रहता है। ठीक है, तो हम इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला है, मिट्टी के अंदर होता क्या है, मिट्टी के अंदर होता है खनिज पदार्थ। ठीक है, और ये पोषक तत्व जो होते हैं, ये पोषक पदार्थ जो होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक फसल उगाने के कारण क्या होता है कि इनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होगा, तो कल्पना करेंगे पोषक इसमें बहुत कम हो जाएंगे। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रम जो है क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। ये जो मेरे खुद का पढ़ने का तरीका है वो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करा रही हूँ। आप अगर ये अप्लाई करोगे तो वाकई में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज को चैप्टर पढ़ने के बाद सबके आंसर आप आसानी से दे सकोगे। ठीक है, तो खाद देना क्या कहलाता है, तो फसलों की लगातार जब हम उगाते हैं, फसलों को लगातार हम लगाते रहते हैं तो उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए हम खाद डालते हैं। तो खाद डालना ही, ये क्रिया करना ही खाद देना कहलाता है। आप पर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, मतलब जितनी उनको खाद चाहिए उतनी ही हमको देनी है, जरूरत से ज्यादा नहीं देनी है, जरूरत से कम भी नहीं देनी है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होती है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जिसको हम जैविक पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो कहाँ से मिलता है, या तो पौधों से ही मिलता है या तो जंतु अपशिष्ट से मिलता है। पौधों से कैसे मिलता है, जैसे कि हमारी पत्तियां गिरती हैं, पुरानी पत्तियां हो जाती है, झड़ जाती है पेड़ों से, उन पत्तियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। ये सड़ा गला भोजन जो होता है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जगह भर लिया जाता है, वो और ज्यादा सड़ता रहता है। जब पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो जाता है तो उससे हमारी खाद तैयार होती है। ये तो हुई हमारी पौधे से बनी हुई खाद। अब बात करते हैं अब जंतु अपशिष्ट, जैसे कोई जानवर मर गया, वो या तो उसको जमीन में हमने उसको गाड़ दिया, या तो पड़े छोटे छोटे जानवर जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वो तो बाकी शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो वैसे ऐसी वैसी चीजें जो होती है, सड़ने के बाद कीड़े उसमें कैसे पनपते, कीड़े पनपते नहीं है, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उसमें बढ़ते हैं, खा खा के बढ़ जाते हैं कीड़े। ठीक है, तो जितना खाना होता है कीड़े वीड़े खा लेते हैं, बाकी बचा हुआ जो होता है मिट्टी में मिल जाता है, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो कुछ तो कीड़े खा जाते हैं, कुछ हमारी मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेती है। फिर कह रहे हैं किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट, किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो हमने आपको अभी बताई, ये क्या होती है, जो हमने आपको बताया खुले में छोड़ देना। ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, गड्ढे में डाल देना, उनको छोड़ देना, अपघटन होने देना, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाया जाना, यही क्या होता है, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग होती है। ठीक है, ये आपने पॉइंट पढ़ दिया। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा क्रियाकलाप। ये क्रियाकलाप में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मूंग अथवा चने की बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार के 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। ठीक है, अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए, इन पर ABC का निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुनिश्चित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहे। ठीक है, 10 से 7 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो हमें एक प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बच्चे हैं, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये हमारी गिलास ए है, ये हमारी गिलास बी है, ये हमारी गिलास सी है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और खाद डाली। खाद कैसी खाद, जो हमारे पौधों से बनी थी। इसमें यूरिया डाली जो हमारी बनाई जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं होती है, ये प्राकृतिक होती है। और इसमें इन्होंने मिट्टी भी नहीं डाली है, सिर्फ पानी डाला। फिर इसकी वृद्धि को देख रहे हैं कि क्या होगा। आप देखोगे जिसमें इसमें कुछ भी नहीं डाला था, मिट्टी डाली थी। ठीक है, कोई खाद नहीं डाली थी, कोई यूरिया नहीं डाली थी, तो इसमें क्या है, वृद्धि कब हुई,
ठीक है। और खाद वाले में क्या हुई, वृद्धि हुई है, पर उतना पेड़ नहीं उगा है, पर जिसमें हमने यूरिया डाली थी ना, उसमें वृद्धि अच्छे से हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? तो आंसर होगा नहीं समान है भाई। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? तो गिलास बी में पौधे की वृद्धि बेहतर है। किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? तो बी में सबसे अधिक है। बेहतर, गिलास के पौधे की वृद्धि बेहतर है। सबसे बेहतर मतलब यहाँ पे बेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मतलब ठीक ठाक की बात कर रहे हैं। तो ठीक ठाक में हम ए बोल सकते हैं, और सबसे अधिक वृद्धि बी में हुई है। फिर कह रहे उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष कोशिकाओं से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, एनपीके मतलब जिसको कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो उर्वरक जो होता है क्या होता है? रासायनिक पदार्थ है, उसमें हम काफी सारी चीजें जो होती हैं वो मिलाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए आवश्यक होती हैं। तो यही यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, ये सारी चीजें हमारे उर्वरक में आती है। ठीक है, इसीलिए इसमें सारी चीजें थी, इसलिए मिट्टी को ज्यादा पोषण मिला तो इसने अच्छी क्वालिटी में और अच्छी वृद्धि के साथ पौधों को उगाया। ठीक है, फिर कहते हैं इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों को अत्यधिक मात्रा में उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, जब हम फसल उगाते हैं हर बार उनको उर्वरक, कभी खाद नहीं दे रहे हैं। खाद जो है प्राकृतिक चीज है, ठीक है, वो हमारी मिट्टी जो है अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, कोई हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब बारिश होती है तो बारिश में जो पानी बहता है तो वो पानी भी नुकसान नहीं करता है। पर जब हम मिट्टी में खाद नहीं, उर्वरक वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि अत्यधिक उर्वरक डालने से मिट्टी की, जैसे कि कोई इंसान है, कोई बच्चा है, उसको वो बड़ा भी हो गया लेकिन हमने उसको अपने हाथ से खाना खिलाना नहीं छोड़ा। हम छोटा था तो भी उसको खाना खिलाते थे, अब बड़ा हो रहा है तो भी हम उसको खाना खिला रहे हैं, अब काफी बड़ा हो गया है, 20-25 साल का हो गया तो भी हम अपने हाथों से ही खाना खिला रहे हैं। उसने कभी सीखा नहीं खुद के हाथ से खाना खाना, उसको आता है पर सीखा नहीं है, वो आलसी हो गया। ऐसे ही क्या है कि जब हम उर्वरक मिलाते रहते हैं, उर्वरक ही मिलाते रहते हैं, तो उसको तो बाहर से ही सारी चीजें मिल रही हैं, सारी मतलब जो उसको चाहिए होता है, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट खनिज जो है वो बाहर से मिल रहे हैं, तो खुद का एफर्ट नहीं डालती है कि खुद वो कर पाए। अगर खुद का एफर्ट डालती भी है तो वो उतना नहीं कर पाती है। ठीक है, उर्वरक जो चीज है वो एक, जैसे नहीं बोलते हैं कि आजकल जो सब्जियां हैं वो कैसी उगाई जा रही हैं, वर्ड नहीं आ रहा है, ये जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि उनकी उर्वरकता में कमी आ जाता है, और साथ में जब पानी वानी बहता है तो पानी में वो उर्वरक जो है घुल जाती है, पानी घुल बहकर कहा नदी नालों में जाते हैं, वही जानवर यूज करते हैं, कभी कभी कुछ इंसान भी उसको यूज करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में कई सारे विकृति तो नहीं कहेंगे, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बात बोली है यहाँ पे, जल प्रदूषण का स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। मतलब हमें मिट्टी की उर्वरकता बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस उर्वरक के स्थान पर हमें जैविक खाद, जो हमने डिकम्पोस्ट की हुई थी खाद को, ठीक है, नेचुरल जो होती है खाद, उसको प्रयोग करना चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गधे की तरह उस पर लादे ही जा रहे, एकदम गधा मर ही तो जाएगा ना। तो ऐसे ही मिट्टी के साथ हमें नहीं करना चाहिए कि एक फसल खाली हुई दूसरी फसल उगा दी, दूसरी फसल खाली हुई तीसरी फसल उगा दी, ये नहीं हमें करना है। हमें कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि हमने फसल उगा दी, उसके बाद मिट्टी को खाली छोड़ दो, फिर हम अपने अगली फसल उगाएं। ये बात बोलो, इससे क्या होगा कि उसकी उर्वरकता जो है उसका, जैसे नहीं हम कहते हैं कि कभी कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम कहते हैं कि इसमें दवा लगाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो ठीक हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद अपने घाव भर लेने का हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, ऐसे ही मिट्टी में होता है, खुद ब खुद ये अपने आप को मेंटेन कर लेती है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो खाद के उपयोग से क्या होता है, मिट्टी जो है अपने आप मतलब अपने आप को रिपेयर करने लगती है, उसमें जल अवशोषण की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जितना ज्यादा जल अवशोषण होगा उतनी ज्यादा हमारी मिट्टी बढ़िया होगी। ठीक है, इससे क्या होता है, सभी पोषक जो होते हैं उसमें प्रतिपूर्ति हो जाती है। प्रतिपूर्ति का मतलब उसमें सभी पोषक जो होते हैं पनपने लगते हैं। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति अन्य तरीका है फसल चक्रण। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ठीक है, फसल चक्रण क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, यह एक फसल के बाद फसल चक्रण, ठीक है, फसल चक्रण यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है। जैसे कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब कि क्या है फसल चक्रण? फसल चक्रण एक ऐसा हमारा तरीका होता है खेत की पोषक तत्व जो होते हैं उनमें कमी ना आए, इसके लिए क्या किया जाता है, पहले हमने कोई एक किस्म की फसल उगाई, उसके बाद हमने सेम किस्म की फसल ना उगा के दूसरे किस्म की फसल हमने उगाई। ठीक है, जैसे हमने एक बार जैसे गेहूं उगाया तो अगली बार हमने फलीदार चारा उगा दिया, फिर उसके बाद हमने गेहूं चावल उगा दिया, फिर उसके बाद कुछ और उगाया। इस तरीके से क्या होता है, जो हम फसल उगाते रहते हैं ना, तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, दलहनी। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पे फलीदार बोला है ना, तो फलीदार में हम कुछ भी ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। इस टाइप की हम फसल अगर उगाएंगे तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी आई थी वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि कैसे पूर्ति हो जाएगी, तो इसका आंसर हमने पिछली क्लास में दिया है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। डिटेल में सीखना है तो पिछली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, जो इसका पहला पार्ट है। क्या होता है कि जो हमारी दलहनी फसल होती है उसके जड़ों में राइजोबियम होता है। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को हमारे विलेय फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो कि गैसीय नाइट्रोजन होती है, उसको विलेय फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, और मिट्टी के अंदर हमें नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, पेड़ों को चलने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, तो वो नाइट्रोजन पेड़ जो है वहां से ले लेते हैं, और वो वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, पर उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसी वजह से वो ये जो दलहनी फसलों द्वारा जो नाइट्रोजन उत्पन्न होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है, पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार लेम्यूनिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, जो हमने आपको बताया सेम वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हमने आपको लेकिन फिर भी काफी डिटेल में बता दिया है, इन्होंने बस इतना ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है उर्वरक एवं खाद में अंतर। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे पीछे करके आपको दिखा सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स आपको नजर ना आए हो। ठीक है, ये आपने देख लिया था ना, ये हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारे पास है उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद में अंतर की बात कर रहे हैं। उर्वरक क्या होता है, खाद क्या होता है, तो हमने अंतर, जो मेन अंतर है वो हमने आपको बता दिया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं उर्वरक एक मानव निर्मित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। इसको मतलब मानव ने इतना सल्फेट ले लिया, इतना क्या बोलते हैं पोटास ले लिया, इतना ये लिया, हर चीज की बराबर मात्रा में इसको खुद बनाया। ये है उर्वरक, मानव ने बनाया इसको। खाद क्या होती है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो खाद एक ऐसी चीज है जो कि किसके द्वारा, प्रकृति ने बनाई है। हमने गोबर इकट्ठा कर लिया, सड़ी गड़ी चीजें, पत्ती पन्ने, ये सब चीजें इकट्ठा कर ली, ये जो हमारी पूरी तरह से अपघटित हो गई, मतलब पूरी तरीके से सड़ गई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विघटन होना। ठीक है, तो उससे जो बनता है वो होती है हमारी खाद। फिर कह रहे उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। भाई मानव बना रहा है तो फैक्ट्री में ही बनाया होगा। ठीक है, खाद का उत्पादन जो होता है खेतों में होता है, तो खेतों में भी बनाई जाती है, हम कभी कभी घर के आसपास भी बना लेते हैं। ठीक है,
ये कह रहे हैं उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस एक नेचुरल चीज है जो हमारे पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो खुद प्राकृतिक रूप से बनती है। ठीक है, तो खाद में मिट्टी को ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर ये उर्वरक से हमको नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होता है। मतलब हर चीज को एक बैलेंस बना के ये समझ लो दवा टाइप में तैयार की जाती है, इसकी इतनी मात्रा, उसकी इतनी मात्रा, हर चीज इसमें होती है। तो पर खाद में क्या होता है, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। भाई इसमें तो ये जानबूझ के डाल रहे हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चाहे हम जितना ज्यादा मिला सकते हैं, पर इसमें जितना प्रकृति मिलाएगी उतना ही हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसकी तुलना में खाद में कम होते हैं, पर खाद जो है हमारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर उर्वरक जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है, साथ में हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। पर खाद से की गई खेती हमारे स्वास्थ्य को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ, खाद के लाभ हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये भी बात आपको पता चल गई है। इसके मुख्य कारण है, पहला है इससे मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि एक नेचुरल चीज है। ठीक है, अब ये हम खाद जब मिलाते हैं तो इसको हालांकि उर्वरक को भी हम ऊपर नीचे करके मिलाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें कोई वो एक पाउडर टाइप में होता है कभी कभी। ठीक है, पर खाद जो होती है एक भूसे टाइप में होती है। ठीक है, वो जो होती है सही से हम खाद को भुरभुरा वैसा करके बिल्कुल पीस के सॉफ्ट बना के करते हैं, तो वो जो होता है वो मिट्टी से चिपक जाती है। मिट्टी से चिपक जाती है तो मिट्टी को कभी कभी ठोस बना देती है, तो उसमें पानी जो है अच्छे से रिश्ता नहीं है। पर खाद जो होती है वो भुरभुरी होती है, थोड़ा बहुत हम उसको कूट पीट लेते हैं, पर वो हमारी भुरभुरी, उसमें भूसे उसे हर चीज होती है ना। तो क्या होता है कि वो जब मिट्टी में मिलाई जाती है तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा बना देती है। जब स्पेस ज्यादा बनाएगी तो हम पानी डालते हैं तो इसमें पानी की वाहिकाएं बन जाती है जो हमारी जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंचती हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। तो जो बात अभी बताई वही बात यहाँ पे बोलेंगे, भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र हो जाती है, मतलब उसमें रंध्र बनते हैं जिसके कारण गैस विनिमय भी सरलता से होता है। तो जल का भी हमारा जल धारा भी अच्छी सी बनती है, उनमें वाहिकाएं भी अच्छी, जल वाहिकाएं भी अच्छी सी बनती है, साथ में गैसीय आदान प्रदान भी अच्छा उनमें होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं हमारे केचुए। ठीक है, वो मित्र, किसान के मित्र किसे बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान के मित्र बोला जाता है केचुओं। ठीक है, केचुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। किससे होती है वृद्धि, तो ये वृद्धि होती है खाद से, सिर्फ खाद से, उर्वरक से केचुओं की वृद्धि नहीं होती है। केचुए हमारे खेती के लिए, हमारी कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है ये किसान के मित्र हैं। बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से, भाई केचुए का काम होता है ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, साथ में मिट्टी को भी खाना। केचुए का खाना होता है मिट्टी, वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी को पचाते हैं, मिट्टी को निकालते हैं और मिट्टी निकलती है वहीं पे। जो उनके द्वारा खाई गई, पचाई गई मिट्टी जो होती है वो एक बहुत ही बढ़िया खाद मानी जाती है, इसलिए केचुओं का मिट्टी में होना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मिट्टी में, कृषि की मिट्टी में इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन और सुधर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। सिर्फ हमें ही, जीव जंतु को ही नहीं चाहिए पानी, हमारे पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो पौधों की जल का अवशोषण कैसे होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा। अब जो खनिज भी होते हैं वो भी पौधों की जड़ों के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके साथ साथ खनिजों तथा उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। पौधों में लगभग 90% जल होता है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट जल होता है, हमारी बॉडी में 70% जल होता है, और पौधों की बॉडी में, पौधों में कितना जल होता है, पौधों में 90% जल होता है। ये बात ध्यान रखना। जल आवश्यक तथा आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। इस बात का मतलब क्या है, शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। इस बात का मतलब है कि आप देखो,
आप कोई भी बीज रख दो, खुले में रख दो, बिना मिट्टी में, बिना नमी में, सूखी जगह पे रख दो, क्या उस बीज से अंकुरण होगा? क्या इस बीज से पौधा उगेगा, आंसर होगा? नहीं उगेगा, नहीं उगेगा ना। फिर क्या होता है कि हमें ये अंकुरण के लिए क्या चाहिए होता है? नमी चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए, कभी कभी मिट्टी चाहिए होती है, कभी कभी नमी में भी उगाते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उग जाते हैं, फिर हमको, लेकिन बाद में हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यही नमी में ये उगते हैं, ऐसे नहीं उगते हैं। ठीक है, तो नमी का मतलब क्या है? जल से है, नमी का मतलब जल से है, तो उनको जल चाहिए होता है। अगर मिट्टी में भी आप ऐसे ही डाल दोगे, सूखी मिट्टी है उसमें आपने डाल दिया, तो भी उसमें अंकुरण होना पॉसिबल नहीं है। कभी कभार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ना के बराबर, वो तो उगाएंगे। पर कहो कि आप कोई खेती करने बैठे हो, पानी ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, बिना पानी के खेती करना चाहते हो, तो भैया भूल जाओ खेती करना, ऐसा नहीं चलेगा। बिना जल के दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, जल में घुले हुए पोषक तत्वों का स्थान पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। मतलब जब जल जो है सिर्फ हमारी जड़ों से ही नहीं, मतलब जड़ों में ही नहीं होता, वो हमारे जड़ के द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। या फसल की पाले गर्म हवा से भी रक्षा करता है। तो जल जो है फसल की पाले, मतलब जो ठंड पड़ती है और गर्मी होती है, उससे रक्षा करता है। फसल स्वस्थ वृद्धि के लिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से क्या देना चाहिए? जल देना चाहिए। तो फसल की अच्छी वृद्धि के लिए, नमी बनाए रखने के लिए हमें जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो मतलब अब ये नहीं आपको हमने बता दिया है कि भैया पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता है, तो क्या आप बताओ, आपको भी तो जल की आवश्यकता है। क्या आप दिन भर पानी लेके बैठे रहते हो? दिन भर पानी पीते हो? दिन भर नहीं पीते ना, जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीते हो। ऐसे ही सेम हमारे पौधों के साथ भी होता है, पेड़ पौधों के साथ भी होता है। जब उनको, मतलब हमको पता चल जाता है, एक माली को अच्छी तरीके से पता होता है कि उसके पौधों को, वो उसके किसानों को अच्छे से पता होता है इसकी कृषि को कब पानी चाहिए। जब उसको पता होता है ना, तब भी वो पानी देता है। एक नियमित, एक टाइम पीरियड बना लेता है कि हमें सुबह पानी देना है, शाम को पानी देना है, दोपहर में पानी नहीं देना है, तो दोपहर में नहीं देते हैं। एक अपना टाइम पीरियड बना लेते हैं, उस टाइम पीरियड में भी वो पानी देते हैं। ऐसा नहीं है पानी भरे जा रहे, भरे जा रहे, भरे जा रहे। आप ज्यादा खाना खा लोगे, ज्यादा पानी पी लोगे, फट जाएगा ना पेट, फट जाएगा, बीमार हो जाओगे। ऐसे होगा ना, ऐसे ही पेड़ हमारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, फिर निश्चित अंतराल पर खेत को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों में मिट्टियों एवं ऋतु से भिन्न होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर ऋतु में सेम तरीके से पानी दे रहे हैं। भाई सर्दियों में हमें कम पानी देना पड़ता है, ठीक है, बरसात में तो देना ही नहीं पड़ता है, गर्मियों में ज्यादा पानी देना पड़ता है। तो मौसम के हिसाब से हमें पानी की मात्रा डिसाइड होती है। जैसे सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, गर्मियों में पानी पीते रहते हैं, पेट भर जाता है पर तसल्ली नहीं मिलती, होता है ना ऐसा। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, वही बात जो हमने आपको बताई। ऐसा क्यों है भाई? गर्मी होगी, पानी वाष्पीकृत होता रहता है, पानी उड़ता रहता है, ठीक है, गर्मी की वजह से, तो पानी की कमी तो हो ही जाएगी, तो ज्यादा पानी चाहिए होगा। ये कहे क्या मिट्टी एवं पत्तियों से जल का वाष्पन की दर अधिक होने लगती है? तो हाँ, होने लगती है भाई, क्यों नहीं होगी। तो ये बोले इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। कौन कह रहा है? बूझो कह रहा है, बूझो कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसको सारी चीजें पता चल गई। अब आप भी ऐसा करोगे, मुझे पता है, ठीक है, हालांकि आपको पता होगा, इसे पता है, आप लोग अच्छे हो, समझदार बच्चे हो। ठीक है, इस वर्ष पानी देते समय मैं सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मैंने पौधे सूख और मर गए थे। मतलब पिछली गर्मियों में क्या किया था इसने? अपने पौधों को पानी नहीं दिया था, सूख गए और मर गए। तो इस बार वो सतर्क है क्योंकि उसने काफी चीजें समझ ली है। सिंचाई के स्रोत, अब बात आती है सिंचाई। ठीक है, हमको पता चल गया सिंचाई करनी है, खेती में सिंचाई करी जाती है, पर कैसे करी जाती है? तो वो है कुएं से सिंचाई करते हैं, जलकूप से सिंचाई करते हैं, तालाब या झील से करते हैं, नदियों से करते हैं, बांध से करते हैं, नहर से करते हैं। ये सब क्या है? हमारी सिंचाई के स्रोत है। क्या है? सिंचाई के स्रोत है। इन सब चीजों से हम सिंचाई करते हैं। तो कुछ चीजें हमको यहाँ पे बताई गई, जैसे कि ये हमको एक पारंपरिक तरीका बताया गया है सिंचाई का। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके हैं। ठीक है, तो कहाँ से पानी निकाल रहे हैं? फिलहाल तो हम कुएं से, नहरों से, झीलों से जल निकाल रहे हैं और खेतों में, ठीक है ना, जल तो निकाल लिया इन सब चीजों से। अब हम पानी पहुंचाएंगे कैसे? जल हमने निकाल के मटके में, बाल्टी में भर लिया,
ड्रम ड्रम में भर लिया। अब हम अपने खेतों तक पहुंचाएंगे कैसे? मान लो कुआं हमारा यहाँ है, खेत हमारा वहां है, क्या करेंगे हम, कैसे पहुंचाएंगे? तो फिर यहाँ पे लिखा है मवेशी तथा मजबूत इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं, अतः रास्ते ये सस्ते होते हैं परंतु कम दक्ष होते हैं, विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब अभी तो फिलहाल निकालने के लिए बताया। तो ये अब जैसे कि खेत हमारा दूर है, कुआं यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, नालियां बनाते हुए चलते हैं। हमारे खेतों में नालियां बनी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे नाले टाइप में बने होते हैं जिसको नालियां बोलते हैं, उन्हीं से हमारा पानी हर खेत में जाता है। ठीक है, समझ गए? अब ये कह रहे हैं कि मोट घिरनी लगाकर, जैसे कि मोट घिरनी लगाकर, ये जैसे कि कुआं है, अब हर बार कुएं से पानी खुद से खींचना थोड़ा सा टफ है इसको, थोड़ा, क्योंकि खेतों को ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें घिरनी लगाएंगे जिसको हम मोट कहते हैं। ये एक तरीका हो गया। चेन पंप, ठीक है, चेन वाला पंप लगाते हैं, या ढेकली लगाते हैं, या रहट लगाते हैं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं, और ये सारी चीजें आपके यहाँ पे दी गई हैं। तो ये मोट तो हमने देख लिया जिसको हम घिरनी कहते हैं। चैन पंप, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक तरीके से ट्यूबवेल टाइप में बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक चरखी इस टाइप में घिरनी लगा दी हमने, और इसमें हमने ये चैन हमने डाल दी। ठीक है, ये चैन खिंचती रहती है और ये गोला घूमता रहता है। ये बाल्टी नीचे जाती है, पानी भर के ऊपर ले आती है, और ये पानी भर के क्या करती है, यहाँ पे डालती जाती है, और पानी जो है हमारे खेतों में पहुंचता जाता है। ठीक है, ये तो हुआ चैन पंप। ढेकली, ढेकली क्या है भैया? ढेकली जो है, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा लट्ठा ले लिया है, ठीक है, इसको एक पेड़ की डाली में फंसा लिया है, यहाँ पे भारी चीज रख ली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इस भारी चीज को यहाँ से हटा देंगे, भारी चीज हटेगी तो लट्ठा जो है नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो बाल्टी हमारी नीचे पहुंच जाएगी। बाल्टी नीचे पहुंच जाएगी तो पानी भर के लाएगी, पानी जब भर के लाएगी तो भारी हो जाएगी बाल्टी। ठीक है, बाल्टी भारी हो जाएगी, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, जब वो नीचे जाती है तो इधर हम भारी चीज लगा देते हैं जिससे बाल्टी ऊपर हो जाती है, और हम पानी को ले लेते हैं और नालियों में डाल देते हैं, खेतों में हमारा पानी पहुंच जाता है। ये तो हुआ ढेकली का तरीका। अब ये तीसरा तरीका है रहट। रहट में हम किसका यूज करते हैं, जानवरों को यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मतलब जल को ऊपर खींचने के लिए आजकल किसका यूज किया जा रहा है, पंप, जिसको हम मोटर बोलते हैं। मोटर लगा लेते हैं, मोटर चलाने के लिए हम जनरेटर वगैरह यूज करते हैं, उसमें डीजल वगैरह, बायोगैस वगैरह ये सब, या सौर ऊर्जा से चला लेते हैं, उससे हमारा पानी निकल आता है। फिलहाल हम रहट को देख लेते हैं। रहट क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक वाटर का टैंक भरा हुआ है, ठीक है, वाटर का टैंक हमने भर लिया, मान लो पंप से इसको भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चरखी टाइप में लगा दी, इसमें कई सारी बाल्टियां लगा दी, ठीक है, यहाँ से हमारा पानी भरता है, ये बाल्टियां पानी भरते हुए चलती हैं, यहाँ पे गिराती जाती हैं, और ये जो है पानी हमारी चलता रहता है। ठीक है, पानी हमारा मतलब खेतों में पहुंचता रहता है। बात आती है चरखी चल कैसे रही है, पहले तो हमें मैनुअली मतलब खुद से घुमानी पड़ रही थी, पर अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम लगा के रखा है। ये सिस्टम जो है कनेक्ट है इससे, जब ये बैल घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये हमारी चरखी और पानी भरते हुए गिराती जाती है, ठीक है, खेतों में। तो ये हुआ हमारा रहट का तरीका। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या दिया है। ठीक है, ये है हमारी सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों को हम कल पढ़ते हैं, आज रहने देते हैं। क्लास हमारी लंबी हो चुकी है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे और भाग जाओगे। हम नहीं चाहते कि आप हमारी क्लास को छोड़कर जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैप्टर को खत्म करते हैं, और आपको बता दें हमारे इसी चैनल पर मैथ्स भी पढ़ाई जाती है। तो भाई बाय बाय करते हैं और चलते हैं।